कैसे हैं आप लोग। विजुअल आर्ट्स विद विनी में आपका स्वागत है। फ्रेंड्स, आज मैं आपके लिए लाई हूँ विजुअल आर्ट्स नेट का ही पेपर जुलाई 2016 का पेपर 3 है। ये पेपर 2 ऑलरेडी हम लोग कर चुके हैं, उसका आपको लिंक मिलेगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, आप लोग देख लेना। और ये पेपर 3 है। उस समय तक 2 पेपर हुआ करते थे, इसलिए ये वो क्वेश्चन है। तो 75 क्वेश्चन हैं इसमें, हम लोग देखेंगे। वो काफ़ी अच्छे क्वेश्चन हैं, महत्वपूर्ण हैं, जो अभी पीजीटी के लिए लगे पड़े हैं। आप लोग की एग्ज़ाम डेट्स क्योंकि आ चुकी है, आपके लिए भी बहुत यूज़फुल है। सेकेंडली, जो नेट वाले हो, प्लीज़ अपने आप को फ्री मत छोड़िए कि अभी हम लोग के पास टाइम है। जल्दी से एनटीए अपना नोटिफिकेशन रिलीज़ करने वाला है और नेट की एग्ज़ाम की डेट वो लोग डिसाइड कर लेंगे, ठीक है। तो इसलिए आप अपनी तैयारी रखें, आपकी एग्ज़ाम कभी भी हो सकती है। ओके, तो चलिए हम अब इसका क्वेश्चन शुरू करते हैं। आज आधा करेंगे और फिर दूसरा वीडियो में नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे, ठीक है। सबसे पहले क्वेश्चन देखिए। विस्कोसिटी प्रिंट मेकिंग की प्रक्रिया है जिसमें लकड़ी के ब्लॉक का प्रयोग होता है, लोह ब्लॉक का प्रयोग होता है, प्लास्टर ब्रिक ब्लॉक का प्रयोग होता है या रबड़ ब्लॉक का प्रयोग होता है, ठीक है। विस्कोसिटी की जो प्रिंट टेक्निक है उसमें क्या किस चीज़ का यूज़ होता है, तो देखिए विस्कोसिटी कलर प्रिंटिंग टेक्निक है ना। मल्टी कलर में आपने जब प्रिंटिंग चालू करी तो ये विस्कोसिटी थी। और विस्कोसिटी मेटल प्लेट है ना, मेटल जिसको हम कहेंगे मेटल प्लेट पर की जाती है। और मेटल प्लेट आपको दिख रहा है, मेटल क्या है ये, लोह ब्लॉक। लोह ब्लॉक जो है ये मेटल है, इसकी यूज़ में आप विस्कोसिटी कलर प्रिंटिंग टेक्निक हम यूज़ करते हैं, ठीक है। विथ डिफरेंट मैं बताऊंगी, थोड़ा बहुत बता देते हैं। अलग जैसे हार्ड और सॉफ्ट रोलर्स दोनों को यूज़ किया जाता है प्रिंटिंग में, ठीक है। और उसके प्रिंसिपल पे ये रिलीफ और इंटेग्लियो दोनों के कॉमन प्रिंसिपल पे काम करती है, ठीक है, विस्कोसिटी। और है ना, आप लोगों ने नहीं देखा तो प्रिंटिंग टेक्निक्स की वीडियो देख लेना, आप लोग समझ जाओगे, है ना। भारत में कृष्ण रेड्डी लेके आए थे फर्स्ट टाइम, और ऐसे इसके प्योनर स्टेनली हीटर हैं, है ना, इसके जो जनक कहते हैं, ठीक है। चलिए सेकंड देखते हैं। ग्राफिक्स के हैं क्वेश्चन अभी स्टार्टिंग एकदम। सिल्क स्क्रीन प्रोसेस में प्रकाश के प्रति संवेदनशील फिल्म को अनावृत किया जाता है। थोड़ा सा इंग्लिश देख सकती हूँ आपकी। सिल्क स्क्रीन प्रोसेस में लाइट सेंसिटिव फिल्म जो है, लाइट सेंसिटिव में जब हम अपनी स्क्रीन को एक्सपोज करते हैं, कहते हैं ना, हमने सिल्क प्रिंटिंग में पढ़ा है, आप देखना, नहीं पढ़ा हो तो बहुत अच्छे से समझ आ जाएगा। तो वो क्यों किया जाता है? स्क्रीन इसे काला बनाने के लिए, तस्वीर बनाने के लिए, पर्दे स्क्रीन को सख्त बनाने के लिए, रंग में परिवर्तित करने के लिए, ठीक है। तो जब हम सर्वप्रथम उस स्क्रीन को लाइट में एक्सपोज करते हैं तो वो किस लिए किया जाता है? तो देखिए इस चीज़ में 2 बातों पे मन डगमगाता है। एक चीज़ तस्वीर बनाने के लिए, दूसरी चीज़ स्क्रीन को सख्त बनाने के लिए। लेकिन मैं जो है इसमें मोस्ट अप्रोप्रिएट आंसर बोलूँगी स्क्रीन को सख्त बनाने के लिए। क्यों? क्योंकि हम जब सिल्क स्क्रीन प्रोसेस पढ़े थे प्लेनोग्राफी में, और हम लोग ऑफसेट भी पढ़े थे, ठीक है। ऑफसेट में भी हमने एक्सपोजिंग मशीन की मदद से एक्सपोज किया था, है ना। जो हमारी जो प्लेट थी उसमें हमने डिज़ाइन को एक्सपोज किया था, जिसको हमको प्रिंट लेना है वो वाले को, ठीक है। तो उसमें हमने क्या, एक्सपोजिंग मशीन की मदद से हमने क्या किया था दोस्तों, इमेज डाल दी थी, ठीक है। तो अगर ऑफसेट होता तो आप इसको आप ये कर सकते थे तस्वीर बनाने के लिए। लेकिन हम सिल्क स्क्रीन प्रिंटिंग में क्यों एक्सपोज करते हैं? ताकि हमारी जो, याद करो आप कि हम उसमें उसके अंदर पॉजिटिव रखते हैं उसके ऊपर प्रिंटेड एरिया पे, और बाकी एरिया को हम ऐसे ही छोड़ देते हैं। और फिर जब हम एक्सपोज करते हैं तो उससे क्या होता है, कहते हैं स्क्रीन सख्त हो जाती है, जिससे कि आगे एचिंग में जो हम वो करते हैं उसमें प्रॉब्लम ना आए, ठीक है। तो यही चीज़ मैं जाऊँगी कि इसलिए किया जाता है जिससे कि पर्दे को हम, स्क्रीन को हम सख्त बना सकें, ठीक है। अब किसने पोस्टर प्रिंटिंग कला में परिवर्तन कर दिया था बताओ? 4 आर्टिस्ट का नाम है, बहुत अच्छे हैं, रेनवा, लॉटरे, पॉल गॉगिन और गोया, ठीक है। तो इन चारों में किसने परिवर्तन कर दिया था दोस्तों? अभी हम लोग लाइव क्लासेस पहले चलते थे, बट थोड़ा सा टाइम इशू हो रहा था, मतलब मेरा सेट नहीं हो पा रहा था, इसलिए मैंने सोचा कि क्यों ना हम बीच में वीडियोस देखें और थोड़ा सा फास्ट भी हो जाएगा। अभी आप लोग को जल्दी जल्दी पढ़ाई करने की ज़रूरत है, तो आपके पास इतना टाइम नहीं है, तो इसलिए फास्ट स्पीड से वीडियो दें, मतलब फटाफट आंसर हम डिस्कस कर लें मेन चीज़ पे। ऐसे बातें बहुत होती थी, इसलिए अब मैं ऐसे वीडियो देने लग गई हूँ और लाइव को थोड़ा सा कम कर
कर दिया है। ठीक है, चलिए, तो क्या है, किसने पोस्टर में कला परिवर्तन कर दिया था? तो हम सब जानते हैं बहुत अच्छे से कि जो लॉट्रिक हैं, लॉथरे जिसको कहते हैं, ये अपने लिथोग्राफिक पोस्टर के लिए जाने जाते हैं। ठीक है, इन्हीं ने पेरिस के जो मॉलिन रोज है उसमें फर्स्ट टाइम पोस्टर बनाया था लिथोग्राफी के लिए। ठीक है, तो पोस्टर प्रिंटिंग कला में इनने परिवर्तन ला दिया था, लिथोग्राफिक पोस्टर यूज़ किया था। ठीक है, तो बहुत फेमस है मोलिन रोज का, 1891 में बनाया था इनने, लॉट्रिक ने। तो ये आप समझें, इन्हें पोस्टर कला में परिवर्तन कर दिया। एक रेन्योर है, गॉगिन है, गोया है। ठीक है, आगे देखें, किसमें धसे क्षेत्र में मुद्रण किया जाता है? धसे क्षेत्र में मतलब नीचे वाले तल पे। कौन सी प्रोसेस है? प्रिंट मेकिंग की 3 टेक्निक बहुत अच्छे से जानते हो, रेलिफ, इंटेग्लियो और प्लेनोग्राफी, जिसको आप सरफेस प्रिंटिंग भी कहते हैं। एक अंदर धसे हुए, एक ऊपर की प्रिंटिंग लेना और एक समतल सतह जो रहता है। तो अंदर धसे वाले को क्या कहते हो? इंटेग्लियो। देखो दिख रहा है इंटेग्लियो, बिल्कुल सही। ठीक है, जो वुड कट लिखा है वो आपका रिलीफ का है, लिथोग्राफ आपका सरफेस प्रिंटिंग है और ऑफसेट भी आपका सरफेस प्रिंटिंग के अंदर आता है। तो जो धसे हुए क्षेत्र में मुद्रण होता है वो आपका इंटेग्लियो हो जाता है। भारत में निम्नलिखित स्थान से प्राप्त प्रेस से ओलियोग्राफिक प्रिंटिंग की गई। तो आप सब जानते हो 1894 में बॉम्बे घाटकोपर में राजा रवि वर्मा द्वारा प्रिंटिंग प्रेस, जिसको आप प्लेनोग्राफी प्रिंटिंग प्रेस भी बोलते हो, वो ओलियोग्राफिक प्रिंटिंग के लिए लाई गई थी। और वो कहाँ से लाई गई थी? तो वो जर्मनी से लाई गई थी। ठीक है, इंडिया में फर्स्ट टाइम। तो इसका आंसर आ जाएगा जर्मनी। अब आते हैं, निम्नलिखित में से किस प्रकार के ब्लॉक पर वुड एनग्रेविंग की जाती है? ठीक है, वुड एनग्रेविंग टेक्निक बहुत अच्छे तरीके से जानते हो, है ना। रिलीफ के अंतर्गत हम लोग जो प्रिंटिंग लेते हैं वुड को एनग्रेव करके, है ना, उसको उत्कीर्ण करके। ठीक है, तो उसमें क्या करना चाहिए? तो उसमें मतलब क्या होता है, कौन सी वाली लकड़ी का प्लैंक एक तरह से चाहिए? वो आपको किनारे के ग्रेन वाली, अंत के ग्रेन वाली, निचले ग्रेन वाली या ऊपरी ग्रेन वाली? तो कहते हैं फॉर वुड एनग्रेविंग अंत के ग्रेन मतलब एंड ग्रेन वाली जो वुड है वो यूज़ में लाई जाती है। जिससे क्या के लिए? क्योंकि वुड एनग्रेविंग क्या है, वुड कट और वुड एनग्रेविंग में क्या अंतर है? डिटेल्ड वर्क हमको वुड एनग्रेविंग में मिलता है, जबकि वुड कट में हमको इतना फाइन वर्क नहीं मिल पाता है, मोटा मोटा कार्य मिलता है। ठीक है, तो उसी चीज़ का डिटेल्ड वर्क और ड्यूरेबिलिटी जिसको कहते हैं, है ना, लंबा, वो बढ़ाने के लिए एंड ग्रेन यूज़ हुआ। पहले साइड ग्रेन भी यूज़ होता था, मतलब जिसको किनारे के ग्रेन वाला बोलते हैं, लेकिन फिर एंड ग्रेन यूज़ किया। एंड ग्रेन सर्वप्रथम कहते हैं थॉमस बेविक, उनने यूज़ किया था एंड ग्रेन, है ना। और वुड एनग्रेविंग की बात करें तो बॉक्सवुड वुड मोस्टली यूज़ होती है, और कोई सी भी हार्ड वुड एनग्रेविंग के लिए कोई हार्ड वुड हो वो यूज़ में होती है। ठीक है, शव किसका वाहन है? सप्त माता जो है उसका क्वेश्चन है ये। चामुंडा, पार्वती, सरस्वती, दुर्गा। तो माँ चामुंडा का वाहन होता है शव, है ना। और जैसे 7 देवियों में एक स्थान है इनका, माता पार्वती का ही रूप है ये, है ना। तो कॉप्स इनका जो है, शव इनका वो है वाहन है। और इनमें ये वो अपनी त्रिशूल और खड़ वो लेती हैं, है ना, वो भी कभी कभी आ जाता है क्वेश्चन में। वह कौन से कलाकार हैं जिसने कास्टिंग तकनीक बस्तर के घरों में सीखी? कौन से आर्टिस्ट हैं? नीचे मूर्तिकार दिख रहे हैं हमको, और आर्टिस्ट ही दिख रहे हैं, मतलब वो भी हैं इधर, इंस्टॉलेशन आर्ट वाले भी और पेंटर भी हैं। तो कौन है जिनने बस्तर से कास्टिंग टेक्निक सीखी है? तो वो मीरा मुखर्जी, जो कि बहुत फेमस कंटेम्प्रेरी आर्टिस्ट हैं। वो जो है ट्रेडिशनल जो पुराने ढोकरा स्कल्पचर थे, बस्तर एक कस्बा है छत्तीसगढ़ में, वहाँ से उनने सीखा, उनके साथ उनने कार्य किया। और फिर बाद में इनने अपनी ढोकरा टेक्निक लॉस्ट वैक्स प्रोसेस सीखने के लिए अपना फिर आगे एक अपना प्रोसेस भी लॉन्च किया। ठीक है, तो ये मीरा मुखर्जी हैं जिनने टेक्निक बस्तर के कस्बों से सीखी थी। चलिए आगे देखें,
ललित कला, फाइन आर्ट का तर्क संगत वर्गीकरण किसने किया, है ना? प्लेटो, कांट, हेगल, कार्ल मार्क्स। हम ये सब बहुत फंडामेंटल में पढ़ते हैं, लेकिन ऐसी कुछ कुछ चीज़ें होती हैं जो चीज़ों दिमाग से निकल जाती है, मतलब स्लिप हो जाती है और क्वेश्चन इस पर आ जाते हैं। देखिए, तो ललित कला का तर्क संगत वर्गीकरण मतलब क्लासिफिकेशन, एक लॉजिकली क्लासिफिकेशन जो हम बोलते हैं, है ना, 5 टाइप्स ऑफ ललित कला बोलते हैं जिसके अंदर मूर्ति कला, चित्रकला, आर्किटेक्चर, म्यूज़िक और ड्रामा ये आता है। तो ये ललित कला फाइन आर्ट्स के अंदर आते हैं और इन्हीं को सॉरी मैं वो गलत बोल दी, पोएट्री भी इसके अंदर ऐड हुई है ना? वो तो ललित कला का जो तर्क संगत वर्गीकरण है उसमें इसी को हीगल ने दिया था इसको, है ना? और हीगल के अकॉर्डिंग ही सबसे निच वर्ग का जो फाइन आर्ट है वो था हमारा, क्या बोलते हैं, आर्किटेक्चर, वास्तुकला, और सबसे उच्चतम था पोएट्री सबसे उच्चतम थी, और उसको ही मैं बोलना भूल गई, मतलब वो मैं थोड़ा सा कंफ्यूज हो गई, है ना? तो इस प्रकार से ये 5 इनने अपने वर्गीकरण दिए थे। गुजरात की सर्वप्रथम मस्जिद बरवाड़ा मस्जिद कहा जाता है। मतलब अभी कुछ लेटेस्ट रिसर्च से ये भी मिला है कि ये इंडिया की ही पुरानी मस्जिद है ना? क्योंकि जो एक तमिलनाडु की चारमान मस्जिद है उसको कहा जाता है बहुत पुरानी मस्जिद भारत की, लेकिन कहा गया है कि बरवाड़ा मस्जिद जो है वो उनसे भी पहले की है शायद, है ना? कुछ रिसेंट रिसर्च में ऐसा मैंने पढ़ा था, तो ये भी थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। तो गुजरात की तो है ही सर्वप्रथम, क्योंकि वो तमिलनाडु की थी। तो वो 7वीं सदी के उत्तरार्ध में बनी, कहाँ पे है? तो वो जो है आपके घोगा भावनगर के घोगा गांव में ये स्थित है, ठीक है? तो कही जाती है, एक चारमान मस्जिद भी है जो कि तमिलनाडु की कही जाती है, और ये है, इसको भी अभी कहा गया है कि ये सबसे प्राचीन है ना? थोड़ा सा ध्यान रखिए बरवाड़ा मस्जिद। आगे देखें, सांची के महास्तूप में किस तोरण और बड़ेरी के आगे और पीछे वेसंतर जातक है? ठीक है, 4 तोरण द्वार है, साउथ, वेस्ट, ईस्ट, नॉर्थ। किसमें और किसके कौन से, मतलब एक तरह से बोलेंगे बड़ेरी में, जैसे 3 ये रहते हैं ना, ये ऐसे इस तरह का तोरण द्वार है, तो मतलब इस साइड के गेट के कौन से बड़ेरी में वेसंतर जातक स्थित है, ठीक है? तो 4 तोरण द्वार है, 4 डायरेक्शन में। तो वेसंतर जातक जो है वो है उत्तर तोरण की निचली बड़ेरी में, नीची मतलब बॉटम आर्किटेक्ट में नॉर्दर्न की, ठीक है? वेसंतर जातक तो यही हैं। और हम देखते हैं जैसे कि वेस्ट का क्या है, वेस्ट के मिडिल वाले में यहाँ पे है मृगावध है और कुशीनगर, ये है यहाँ पे। दक्षिण की उत्तरी में बोलेंगे तो वहाँ पे बर्थ है, मतलब जन्म वाली चीज़, और पेड़ और स्तूप है बुद्ध के, है ना? और पूर्वी तोरण की मध्य, ईस्ट गेट के मध्य वाले में बोलेंगे तो ये ग्रेट डिपार्चर जिसको कहते हैं वो यहाँ पे है, ठीक है? तो थोड़ा सा इनको पढ़ लेंगे तो अच्छा रहेगा। ग्रेसुडा पोलक में निम्नलिखित में किसकी रचना की? ग्रेसुडा पोलक जो हैं उनने इनमें से कौन सी बुक लिखी है? बहुत फेमस आर्ट हिस्टोरियन हैं ये, है ना? और मोस्टली इनकी बुक्स फेमिनिस्ट जो बोलते हैं, है ना, उस फेमिनिज्म जो बोलेंगे उस पे उनने अपना बहुत ध्यान वो किया है। तो विजन एंड डिफरेंस, फेमिनिज्म, फेमिनिटी एंड द स्टोरीज ऑफ आर्ट, ये बुक ग्रेसुडा पोलक की है, 1988 में लिखी गई थी, ठीक है? और बहुत मतलब एक तरह से एवेंट ग्रेड, जो आर्ट में जो एवेंट ग्रेड फीलिंग रहती है ना, कुछ अलग हटके, उसकी एक अच्छी खासी स्कॉलर थी वो, है ना? और बहुत सारी चीज़ें इनने लिखी है, ठीक है? और ये क्या लिखा है, और बुक्स जो हैं, द स्टोरी ऑफ आर्ट ये जो है अर्नस्ट गॉम्ब्रिज की है, मीनिंग इन विजुअल आर्ट ये जो है एरविन पोनोस्की की है, और विज़न एंड डिज़ाइन ये जो है, ये तो विज़न एंड डिज़ाइन बहुत बार आया है, याद रखना, रॉजर फ्राई की है ना? विज़न और डिज़ाइन बहुत बार आया है नेट पे भी, कभी मैच द कॉलम में आता है, कभी कैसे, तो ये रॉजर फ्राई की है। चलिए 13 क्वेश्चन देखें। प्रसिद्ध स्टोन रिलीफ यक्षी चंद्रा ये कहाँ पे है ना? यक्षी चंद्रा कहाँ पे है भाई, जिसको आप है ना, जो कि आप कहाँ पे है भाई? तो सबसे पहले सांची, अमरावती, बरहूत या उदयगिरी। तो बरहूत में है। बरहूत में बहुत सारे यक्ष यक्षिणी की वो पाए गए हैं, रेलिफ
स्कल्पचर जिसमें कि यक्षी चंद्रा हैं, यक्षी सुदर्शना हैं, यक्षी सुदर्शना हैं, चुलकोका हैं, है ना, ये सब जो हैं यहाँ पे हैं। ठीक है, तो ये यक्ष कुबेर के साथ यक्षी चंद्रा ये जो है यहाँ पे, कहाँ पे है, नॉर्दर्न गेट पे उसके, है ना, जो बरहूत के भी ऐसा पाया गया है। ठीक है, तो रेड स्टोन से बने गए, शालबंजी का मुद्रा में रहता है, ये भी आपको पता ही है। ठीक है, तो बरहूत शुंग पीरियड के टाइम का इसको माना जाता है। जापानीज वॉर गॉड बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत बार आया है ये भी। ये स्कल्पचर किसके द्वारा बनाया गया है, तो एडवर्डो पाओलोजी इनके द्वारा 1958 में बनाया गया है ये। ठीक है, बहुत फेमस स्कॉटिश स्कल्पचर हैं, ब्रॉन्ज का बना गया है जापानीज़ वॉर गॉड। ठीक है, और इनको पाओलोजी को एक तरह से पॉप आर्ट का, जो कि हम एंडी वरहोल को भी कहते हैं ना, वैसे पाओलोजी भी पॉप आर्ट से कनेक्टेड भी हैं। ठीक है, और इसी चीज़ पर मतलब जो एवेंट ग्रेड का फीलिंग लेके भी जापानीज़ वॉर गॉड बनी है। ठीक है, संरचनात्मक मूर्तिकारों का समूह मतलब कंस्ट्रक्टिविस्ट पेंटर। ठीक है, कंस्ट्रक्टिविज्म जो आर्ट मूवमेंट आया था उसके पेंटर का समूह आपको दिखाना है। मेलविज, गैबो, रोडचेन्को, पिकासो, मेलविज, गैबो, पिकासो, टेटलियन, पेव्सनर, टैटलिन, बियोसिनी, जीना। तो इसमें से जो है ये ग्रुप बिल्कुल सही बैठ रहा है, मेलविज, गैबो, रोडचेन्को। ये जो है कंस्ट्रक्टिव, है ना, ये जो है कंस्ट्रक्टिव पेंटर हैं। कंस्ट्रक्टिविज्म किसके द्वारा, इन्हीं के द्वारा, टैटलियन और रोडचेन्को इनके द्वारा ही स्टार्ट किया गया था। बल्कि जो मेलविज है, मेलविज का भी नाम है ना, ये इसमें ही दिख रहा है, इनने एक कंस्ट्रक्टिविज्म एक तरह से टर्म दी थी। समझ रहे हैं आप टर्म क्या, कंस्ट्रक्टिविट अपने आर्ट मूवमेंट को कहा था। ठीक है, अब इसमें जो कुछ एक्स्ट्रा दिख रहे हैं जैसे कि बायोसिनी, ये कौन है, ये फ्यूचरिस्ट के स्कल्पचर हैं, है ना। पिकासो को आप जानते हैं, क्यूबिस्ट शॉरियलिस्ट से कनेक्टेड हैं। जीन अर्प भी हैं जो इसमें, ये जियान अर्प, ये भी शॉरियलिज्म आर्टिस्ट हैं। और इसलिए हम क्या बोलते हैं, कंस्ट्रक्टिविज्म के ये लोग हो गए, है ना। इसमें पिकासो दिख रहा है, इसमें भी पिकासो आ गया। ठीक है, गाबो भी है, गाबो भी आर्टिस्ट हैं ही सही। कंस्ट्रक्टिविज्म क्या है, एक तरह से उनके थीम पे है। देखो आपको मैं थोड़ा सा ज़्यादा बता देते हैं कि सिंप्लिसिटी, जो बहुआस मूवमेंट था ना आगे जाके बनाया जैसे, तो उसके डीस्टिलेज मूवमेंट उसके हिसाब का था वो। ठीक है, जबकि जो आपका आर्ट नोवो कहते हैं जिसको, वो उसके अपोजिट है। ठीक है, तो थोड़ी चीज़ को ध्यान रखिए। बाइसिकल व्हील किसने बनाई है, बहुत फेमस मूर्ति, कब की मूर्ति है, दादाइज्म आर्ट मूवमेंट की है। किसने बनाई है, मार्शल डुचैम्प का एक तरह से रेडीमेड है ये, है ना। ये कहाँ है भाई, मार्शल डुचैम्प, ये रहा, इनने बनाया है। ठीक है, वुडन स्टूल, लकड़ी के स्टूल पे बना हुआ है वो, है ना, तो मार्शल डुचैम्प ने बनाया था। और एक चीज़, बाइसिकल व्हील को सर्वप्रथम काइनेटिक स्कल्पचर भी कहा जाता है ना, फर्स्ट काइनेटिक स्कल्पचर ऐसा कहा जाता है ना। एक दो तीन कृतियाँ बनाई हैं डुचैम्प ने इसकी, तो ध्यान रखिए। ठीक है, मार्शल डुचैम्प। आगे देखें, चलिए स्कल्पचर ये भी। हेनरी मूर निम्न में से किससे प्रभावित है। हेनरी मूर एक बहुत फेमस, मैं कहूँगी स्कल्पटर, जो कि जिनने एक तरह से मॉडर्निज्म को बहुत अच्छे तरीके से फॉलो किया है, प्यूनर रहे हैं वो भी, जैसे रोडिन है ना। अफ्रीकी मूर्ति किससे प्रभावित है, तो माया एस्टेक मूर्तियों से प्रभावित थे। ये किससे, माया एस्थेटिक स्कल्पचर्स उससे प्रभावित है, जो कि इनने लॉवर पेरिस में देखा था, है ना। और बहुत फेमस हैं भाई हेनरी मूर, तो देखा उनका पेंटिंग, रिक्लाइनिंग फिगर्स बहुत सारे बनाए हैं, है ना, और बैठी हुई महिला, है ना, कहा जाता है ना, इस तरह की चीज़ें बहुत सारी इनने बनाई है। बुद्ध प्रतिमा लक्षण निम्न में से किसे दर्शाती है, जो बुद्ध प्रतिमा लक्षण कहते हैं जिसे हम, वो किस चीज़ को कहलाती है, बुद्ध की विभिन्न मुद्राएं, जातक कथाएं, बुद्ध की पौराणिक संकल्पनाएं और बुद्ध की खड़े होने की स्थिति की मुद्राएं। तो ये जो है जिसको हम क्या, बुद्ध आइकॉनोग्राफी भी कहते हैं, इंग्लिश वाले समझे आइकॉनोग्राफी क्या होता है। तो ये बुद्ध की पौराणिक संकल्पनाएं होती है ना। जैसे कि हम बोलेंगे बहुत सारे इवेंट्स जो कि बुद्ध के रिलेटेड थे। ठीक है, जैसे उनकी एलिफेंट का वो, और पानी पे चलना, है ना, आग को मतलब वो
मैंगो ट्री जो बोलते हैं, आम का ट्री वो प्रोड्यूस करना, वो ऐसी बहुत सारी जो कुछ पौराणिक संकल्पनाएं थी, है ना, वो है ना मिथिकल कॉन्सेप्ट जिसको बोलते हैं, वो बुद्ध आइकॉनोग्राफी कहलाती है। प्रिंटिंग के आज 3 प्रमुख चरणों का वर्गीकरण कीजिए, बताइए प्रिंटिंग का 3 मेजर फेज क्या होता है। आजकल अभी हमको मेजर टुडे को लेके चलना है, जब कोई भी चीज़ प्रिंट होती है उसका 3 मेजर फेज क्या होते हैं। कास्टिंग, बेंडिंग, कॉलेंटिंग, गैदरिंग, असेंबलिंग, बाइंडिंग, प्री प्रेस, प्रेस, पोस्ट प्रेस, ये 3 जो है उसका मेन फेस है। प्री प्रेस मतलब कोई भी चीज़ प्रिंट होने जा रही है उससे पहले का कार्य जो हमको कर लेना है, जैसे प्रिंट लेआउट, फाइनल प्रिंटिंग जो चीज़ें बस उसके लिए जा ही रही है। प्रेस तो वही एट द टाइम ऑफ प्रिंटिंग जब प्रिंट हो रहा है, और पोस्ट प्रेस क्या कि वो एक तरह से किताबों को फोल्ड करना, उसको कट करना, उसको बाउंड करना, एक फाइनल उसको एक तरह से शिप होने के लिए तैयार करना, ये पोस्ट प्रेस वाले काम होता है। ठीक है, तो ये तीनों चीज़ें प्रिंटिंग में के मेन फेस कहलाते हैं। 1968 में विश्व का प्रथम पोस्टर संग्रहालय कहाँ खोला गया। 1968 में खोला गया, और विश्व का प्रथम पोस्टर संग्रहालय शायद पहले भी हम लोग पेपर सॉल्व किए तो बताया है। कहाँ पे है भाई? विक्टोरिया एल्बर्ट लंदन, द मेट्रोपोलिटन, वारसा म्यूज़ियम और लोवर म्यूज़ियम। तो बता दूं आपको, वारसा म्यूज़ियम पोलैंड विश्व का प्रथम पोस्टर संग्रहालय कहलाता है, जबकि विक्टोरिया एल्बर्ट ये विश्व का प्रथम डिज़ाइन म्यूज़ियम कहलाता है। लोवर म्यूज़ियम सबसे बड़ा आर्ट म्यूज़ियम है विश्व का। ठीक है, तो ये थोड़ा सा याद रखिए। वारसा म्यूज़ियम पोलैंड, इनको हम प्रथम पोस्टर संग्रहालय कहते हैं। ओल्डेस्ट भी है ये। किसने एक सफल विज्ञान, हाँ ओल्डेस्ट एक ही तो होगा, किसने एक सफल अभियान में मार्केटिंग संकल्पना के तौर पर बार USP द यूनिक सेलिंग प्रपोजिशन का प्रस्ताव किया? कौन थे जिन्हें यूनिक सेलिंग प्रपोजिशन, जिसको क्या कहते हैं, एक तरह से एक मार्केटिंग स्ट्रेटजी है किसी भी कस्टमर को ये बताने के लिए कि हमारा ब्रांड कैसे अपने दूसरे से अच्छा है, इसको USP कहते हैं। ठीक है, यूनिक सेलिंग प्रोडक्ट कहते हैं जिसको। ये किसने दिया था? तो ये सर्वप्रथम रॉजर रीव्स ने दिया था, है ना, टेलीविजन एडवर्टाइजमेंट में। अब बताइए किसने 1960 में 4P के वर्गीकरण का प्रस्ताव किया और तब से ही विश्व भर के मार्केटर इसका इस्तेमाल कर रहे हैं। 4P आपको पता है मार्केटिंग में, है ना, नहीं पता है तो भी बिल्कुल याद रखिए। प्रोडक्ट, प्लेस जो जगह है, प्राइस और प्रमोशन, ये 4P किसी भी मार्केटिंग के लिए ज़रूरी है, मार्केटर के लिए ज़रूरी है। तो वो चीज़ किसने 1960 में स्टार्ट की थी? तो ये है हमारे नील बार्डन जो है हार्वर्ड यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर थे, तो उनने स्टार्ट की थी 4P, और आज तक वो चल रही है। ठीक है, विज्ञापन संदेशों की एक श्रृंखला जिसका विचार एवं विषय एक ही होता है तथा जो एकीकृत मार्केटिंग संचार बन जाता है, इसे निम्न में से कहते हैं, है ना। कोई भी एडवर्टाइजिंग जो मैसेज होते हैं उसका एक तरह से सीक्वेंस, लेकिन सबका थीम एक होता है, आइडिया एक होता है, उसको क्या कहते हैं? तो बताओ उसको क्या कहते हैं? कैंपेन, मार्केटिंग मिक्स, IMC तो इसी का है, इंटीग्रेटेड मार्केटिंग कम्युनिकेशन, इसका ही फुल फॉर्म मार्केटिंग, और USP ये यूनिक सेलिंग प्रोडक्ट। तो ये क्या होता है? एक कैंपेन मतलब एडवर्टाइजिंग कैंपेन भी बोलते हैं, सीरीज ऑफ एडवर्टाइजिंग मैसेज जिसका एक कोई सिंगल आइडिया होता है, थीम होता है। ठीक है, तो उसको आप कहते हैं। अब आगे देखें, बहुआस मूवमेंट, अभी मैं बात किया था, के साथ आधुनिक डिज़ाइनिंग पर निम्न में से किस आर्ट मूवमेंट का ज़बरदस्त प्रभाव पड़ा? जब बहुआस आर्ट मूवमेंट था मतलब हमारे कॉन्टिनेंट में, तब यूरोप में भी हुआ, US में भी था। तो ये उस समय कौन सा आर्ट मूवमेंट और था, मतलब उसके कंटेम्प्रेरी पूछ रहे हैं ऐसा, है ना, उसका बहुत इफेक्ट पड़ा। तो बहुआस आर्ट मूवमेंट के समय आर्ट नोवो जो अभी मैं आपको बता रही थी, दोनों अपोजिट हैं। नोवो डेकोरेटिव पर्पस, ऑर्नामेंटेशन, अलंकरण, इस पे फोकस्ड था, लेकिन बहुआस सिंप्लिसिटी पे, जिसका हमने कहा कंस्ट्रक्टिविज्म भी, कंस्ट्रक्टिव आर्ट मूवमेंट वाले भी फोकस किए। तो दोनों अपोजिट थे लेकिन सेम टाइम पे थे, कॉन्टेम्प्रेरी थे, क्योंकि दोनों मैं कहूँगी 20वीं शताब्दी के समय, शुरुआत की 20वीं शताब्दी के समय थे, है ना। आर्ट नोवो पहले हुआ नो डाउट, लेकिन दोनों एट अ सेम टाइम दोनों ने टाइम शेयर किया था, प्रभाव था अच्छा खासा। तो आप इसको क्या आर्ट नोवो पे चले जाओ।
अब आते हैं 25वां क्वेश्चन। किशनगढ़ चित्रकला के महान कौन है? बहुत ही आसान क्वेश्चन। कौन है? मनकू, नैनसुख, निहालचंद, बिशनदास। तो ये अपने पहाड़ी के हैं, ये अपने मुगल हैं, और ये किशनगढ़ राजस्थान। निहालचंद बनीठनी बनाई है जिनने, सावंत सिंह के मेन पेंटर थे ये, है ना। किशनगढ़ के स्कूल में फेमस पेंटिंग बनीठनी बनाई हैं, कपड़े पे बनी हैं। इस पेंटिंग पे आगे जाके वो भी हुई, क्या बोलते हैं उसको, स्टैम्प, है ना। और नेशनल म्यूज़ियम नई दिल्ली में है बनीठनी निहालचंद की, ठीक है। स्पूमेटो क्या है भाई? किसकी टेक्निक है? चित्रकला, अप्लाइड आर्ट, मूर्तिकला, छापाकला। बहुत बार बात हो चुकी है लाइव क्लास में भी, पहले भी। चित्रकला पेंटिंग की टेक्निक है ना, जिसमें क्या होता है, एक तरह से जो भी आर्ट वर्क है उसकी रेखाओं को हम स्मूथ कर देते हैं और ये चीज़ सॉफ्ट कर देते हैं, ठीक है, एक कोई भी रेखांकन को। और ये चीज़ मोस्टली मोनालिसा में यूज़ हुई है, लियोनार्डो दा विंसी, रेफेल, इनने यूज़ करी है, लियोनार्डो ने भी बहुत यूज़ करी है, और इसलिए हम उसको रेनाइसेंस के अंडर पढ़ते हैं। कॉन्टे एक रेखा चित्र तकनीक है जिसका आविष्कार हुआ, कहाँ पे हुआ था? कॉन्टे की टेक्निक, है ना। स्केचिंग की टेक्निक है। स्केचिंग की टेक्निक किससे? ग्रेफाइट और चारकोल मिक्स करके जो टेक्निक होती है ना क्ले बेस पे, वो टेक्निक कॉन्टे टेक्निक कहलाती है। कहाँ की है? तो फ्रांस में इसका आविष्कार हुआ था। और क्यों कॉन्टे टेक्निक कहते हैं इसको? क्योंकि इसका जो आविष्कार करने वाला था उनका नाम था निकोलस कॉन्टे, है ना। और निकोलस कॉन्टे फ्रांस के हैं ये, और इन्हीं ने इस टेक्निक को कॉन्टे टेक्निक कही थी, ठीक है। तो ये आपकी फ्रांस में हुई थी। द किसकी कलाकृति है? देखो ये पूछा गया है किसकी कृति है। स्कल्पचर बोलोगे तो ऑगस्ट रोडिन आ जाएंगे, है ना। और वो भी आएंगे अपने, ये गुस्टाव क्लिम्ट, ये इनकी पेंटिंग है ना। तो द क्लिफ गुस्टाव क्लिम्ट की पेंटिंग है, आर्ट नोवो की बहुत फेमस पेंटिंग है। चलिए आगे देखें। ये आज जो है ये द किस भी कहाँ पे है? वियना में है प्रिजर्व, ठीक है, ध्यान रखिएगा। तृतीयक रंग कितने हैं? तृतीयक रंग जिसको कहते हैं टर्शरी कलर, कितने हैं? 6 हैं। कैसे 6 हैं? देखिए एक बार फिर से देखें। रेड, ब्लू, येलो, क्या है ये? प्राइमरी कलर। कितने हैं? 3। फिर वायलेट, ग्रीन, ऑरेंज, क्या है ये? तीनों सेकेंडरी कलर। कितने हैं? 3। अब क्या है? रेड ऑरेंज 1, रेड वॉयलेट, वॉयलेट ब्लू, ब्लू ग्रीन, ग्रीन येलो, येलो ऑरेंज, ये 6 क्या हैं? टर्शरी कलर्स, ठीक है। तो ये आपको हैंस प्रूव करके बता दिया कि इस प्रकार से 6 कलर हैं। कंपनी चित्रकला, कंपनी चित्रकला जिसको बाजार कला भी कहते हैं, किसका परिणाम है? किसके मिक्सचर है? भारत चीनी, भारत यूरोपीय, भारत फारसी, भारत थाई। तो भारत और यूरोपीय इन दोनों का मिक्सचर कल आर्ट कंपनी शैली के नाम से आया, है ना। और मोस्टली इनका एक तरह से जो सब्जेक्ट होता है वो बहुत कॉमन मैन, है ना, जो टेलर हैं, मछलीबाज हैं, और वो क्या बोलते हैं, चूड़ी बेचने वाले, इस तरह का पेंटिंग का टाइम पीरियड रहा था ये कंपनी शैली का, ठीक है। कालक्रम के अनुसार चयन कीजिए। कालक्रम से मतलब स्कल्पचर दिख रहे हैं, वो प्रिंट मेकर्स हैं, इनका कालक्रम क्या है उसके हिसाब से। तो के.जी. सुब्रमण्यम, चित्रप्रसाद, अब्दुल रहमान चुगताई और सोमनाथ और। तो अब्दुल रहमान चुगताई सबसे पहले लाहौर में जन्म हुआ था इनका 1894 में, इस समय का टाइम था ये। फिर चित्रप्रसाद कोलकाता वाले, फिर सोमनाथ होर, और एट द लास्ट आपके के.जी. सुब्रमण्यम केरला वाले, ठीक है। तो थर्ड वाला वो सही जा रहा है। अब देखिए इसमें से कौन सी सामग्री का समूह सही है ना। एक्वाटिंट, डस्ट बॉक्स, बर्निशर, स्क्रैपर, मेटल नीडल, एक्सपोजिंग टेबल, गिलेटाइन, स्क्रैपर, स्क्वीजी। तो इसमें फिर क्या है? रिवर सैंड, गम अरेबिक, डूश, पीवीए, और डूश, पीवीए, एक्वाटिंट, डस्ट बॉक्स, पीवीए, सिल्वर पॉइंट, मेटल नीडल। तो देखिए सबसे फर्स्ट वाली जो है चीज़ सही है, क्योंकि एक्वाटिंट में हम ये मटेरियल्स पूछा गया है यूज़ करते हैं। कैसे, कौन कौन से? एक्वाटिंट रहता है, डस्ट बॉक्स रहता है, बर्निशर रहता है, स्क्रैपर रहता है, और मेटल नीडल रहती है, ठीक है। लेकिन अब ये चीज़ ये तो है ही नहीं इसमें। रिवर सैंड, गम अरेबिक, टूश, पीवीए, हाँ, तो इन दोनों में तो पीवीए है, तो ये तो रहेगा नहीं। और इसमें जो है स्क्वीजी जो है एक कोई
मटेरियल नहीं है, स्क्वीजी इज़ अ टेक्निक, स्क्रैप को जब हम करते हैं, तो ये भी गलत हो जाएगा, 1 आपका सही है। चलिए आगे देखें, 2 क्वेश्चन और करते हैं। इनको भी कालक्रम अनुसार लिखिए, हैटर, लॉट्रेक, रैम्ब्रांट और पिकासो, कौन पहले कौन बाद में, ठीक है। तो सबसे पहले जो है रैम्ब्रांट 1606 के साथ, फिर हैं लॉट्रेक 1864, अभी अपन ने उनका बात किया था, है ना, जिन्हें लिथोग्राफिक पोस्टर बनाया। पिकासो, फिर पिकासो आएंगे अपने 19वीं शताब्दी 1881 से, फिर हेटर 1901 से, ठीक है। तो ये आपका 4th ऑप्शन सही है। दार्शनिकों का भी सही क्रम अनुसार लिखिए, एरिस्टो, प्लॉटिनस, साथ सुक्रेट सबके गुरु सबसे पहले सबसे आगे सुक्रेट, फिर उसके उनके शिष्य के शिष्य एरिस्टोल, फिर प्लॉटिनस और फिर एट लास्ट सात्र, जिसका टाइम पीरियड हम बोलेंगे आखिरी का है कुछ, है ना, थोड़ा सा भूल गई होंगी मैं। चलिए एक आखिरी क्वेश्चन करते हैं, फिर नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। इनको जमाना है आर्ट नोवो, बहुआस, एब्स्ट्रैक्ट एक्सप्रेशनिज्म, कॉन्सेप्चुअल आर्ट। तो सर्वप्रथम अभी टाइमिंग लाइंस बताई थी, है ना, 1880 के समय का आर्ट नोवो है, जो कि बहुआस बाद में हुआ था। तो आर्ट नोवो है सबसे पहले, ये रहे, फिर बहुआस, फिर एब्स्ट्रैक्ट एक्सप्रेशनिज्म तो 1940-60 का है अमेरिका का, है ना, और फिर कॉन्सेप्चुअल आर्ट तो 1960-70 सबसे आखिरी में। तो ये आपका फर्स्ट आंसर सही हो जाएगा, ठीक है। तो उम्मीद है बहुत कुछ समझ आ गया होगा, और अपन इसके आगे का नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। वीडियो कैसा लगा कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। ऐसे ही पढ़ते रहो, और कुछ भी प्रॉब्लम हो तो आप हमसे कमेंट सेक्शन में या इंस्टाग्राम, टेलीग्राम, जिसकी लिंक आपको मिल जाएगी, उससे आप पूछ सकते हैं। ओके, थैंक यू सो मच। ऐसे ही पढ़ाई में लगे रहो। विश यू अ वेरी ऑल द बेस्ट। बाय बाय।